हेलो स्टूडेंट्स, आई जहीर अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जहीर सर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की कुछ नेम रिएक्शंस, वैज्ञानिक के नाम पर आधारित अभिक्रियाएं और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। पीछे की क्लासों में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की कई रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। उनके अलावा आज हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में आती रहती है। वो नेम रिएक्शन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। उसमें पहली नेम रिएक्शन है हेल-वुलहार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल-वुलहार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, जिसे शॉर्ट में HVZ अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है HVZ अभिक्रिया। अब ये HVZ अभिक्रिया क्या है? तो इसके लिए कंडीशन है कि HVZ अभिक्रिया केवल वे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रदर्शित करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाई जाती है तो अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु से हो जाता है। हेलोजन परमाणु मतलब अगर आप क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन से हो जाएगा, अगर आप ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन से हो जाएगा। दो ही लेंगे आप, हेलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करवाने पर अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में संपन्न होती है। यहाँ स्टूडेंट देखिए, RCH2COOH ये अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल और उससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आपको कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ दो है, कोई दिक्कत नहीं है, अभिक्रिया हो जाएगी। अभिक्रिया करवाई X2 के साथ, मतलब हेलोजन है, उपस्थिति लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस और X2 वो अपने पास HVZ अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। HVZ मतलब यहाँ ये जो हेल-वुलहार्ड-जेलेंस्की में H है, इस H का मतलब आप समझो, H का मतलब आप हेलोजन से समझ लो। इस H का मतलब हेलोजन से, मतलब HZ अभिक्रिया में अभिक्रिया हेलोजन के साथ करवानी पड़ेगी। X2 उपस्थिति रहेगी लाल फास्फोरस की। तो अपन ने क्या बताया कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन से हो जाता है। तो हेलोजनीकरण अभिक्रिया X2 मतलब हेलोजनीकरण अभिक्रिया। हेलोजनीकरण अभिक्रिया में हेलोजन जुड़ता है किसकी जगह? हाइड्रोजन की जगह। तो हाइड्रोजन हटा दिया अपन ने, उसकी जगह क्या जोड़ दिया? X। तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। एग्जांपल देखें, CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है। ये अपने पास यहाँ पर कौन सा कार्बन है? ये अपना अल्फा कार्बन है। इस X2 की जगह Cl2 और क्या ले सकते हैं आप? Br2 ले सकते हैं। तो Cl2 के साथ कराएंगे तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, Br2 के साथ कराएंगे तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ इस CH3 में से एक हट जाएगा तो अपने पास बचेगा क्या? CH2COOH और वो Cl इसके साथ जुड़ जाएगा प्लस HCl। ये अपने पास क्लोरो एसिटिक अम्ल है। इसका नाम अगर आप लिखना चाहो तो क्लोरो एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अब Br जोड़ना है। अब Br कहां जोड़ेंगे? यहां तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। अल्फा कार्बन पे आपको जोड़ना है तो फिर ऊपर उत्पाद क्या बनेगा? CH3 CH2 की जगह CH Br लग जाएगा तो बना देंगे आप CH3 CH Br COOH प्लस HBr। तो ध्यान दें स्टूडेंट, HVZ अभिक्रिया के अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन या किससे करवाना है? ब्रोमीन से करवाना है। ये आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आप एसिटिक अम्ल से क्लोरो एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे? तो एसिटिक अम्ल से क्लोरो एसिटिक अम्ल बनाएंगे तो कौन सी अभिक्रिया करा दें? HVZ अभिक्रिया करवा देंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया, इससे पहले अपन ने पढ़ी थी कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। वो फिनोल की अभिक्रिया होती है जिसमें सैलिसिलिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। जब ये सिर्फ स्मिट अभिक्रिया है। स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका सूत्र है N3H,
कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया N3H के साथ मतलब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब करवाई जाती है तो ये जो COOH है उसकी जगह NH2 जुड़ता है, मतलब 1 डिग्री एमीन का क्या होता है, निर्माण होता है। उत्पाद बनाएंगे आप RNH2 प्लस H2O, सॉरी स्टूडेंट्स, RNH2 प्लस CO2 प्लस N2। इस प्रकार से अपने पास बनता है। यहां से क्या होगा कि CO2 गैस चली जाती, इसका H और इसका जो अपने पास H है वो दोनों रहते हैं, तो N3 में से N2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। RNH2 यहाँ पर अपने पास 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। तो इस बीट अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो COOH है उसकी जगह आपको NH2 लगाना है। यहाँ एग्जांपल देखेंगे तो CH3 से तब कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराएंगे तो वो COOH की जगह आपको क्या लगाना है, NH2 लगाना है। तो क्या उत्पाद बन जाएगा अपने पास CH3 NH2 प्लस आगे वाला पार्ट सेम CO2 और क्या है N2 है। ये अपने पास क्या है, मेथिलेमीन, जो 1 डिग्री एमीन का क्या है, उदाहरण है। तो इस प्रकार से दो अपने पास मेन रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखें कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन यह रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम में भी आई है। क्वेश्चन था अपना कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखी, इसमें अपन को क्रियाविधि लिखनी थी। अब कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती क्या है वो अपन देखना चाहें तो इसके लिए आपको लिखा गया है, यहाँ दिखाया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। कोल्बे मतलब याद रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। कोल्बे मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर एल्केन का निर्माण होता है। इस विधि के द्वारा मेथेन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। यह अभिक्रिया कहलाती है कोल्बे विद्युत अपघटन। तो अपने एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण ले CH3COONA, सोडियम लवण ले लिया। आप पोटेशियम लवण भी ले सकते हैं या Na की जगह के भी काम में आप ले सकते हैं। कि जलीय विलयन, तो अपना यहाँ जल का विद्युत अपघटन मतलब आपको करवाना पड़ेगा उसका विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करवा देते हैं उसका। तो अपने पास उत्पाद कुछ इस प्रकार से बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2। इस प्रकार से अपने पास उत्पाद बन रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए देखें आप कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो लवण लेते हैं वो 2 चाहिए अपन को, जल के जो अणु है वो भी कितने चाहिए 2, CO2 जो गैस है वो भी 2 निकलेगी, NaOH है वो भी कितने बनेंगे 2, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी H2 गैस। ये संतुलित अभिक्रिया आपके सामने। कैसे करूंगा आपको, अगर अभिक्रिया को पूर्ण करना तो सीधा समझो कि यहाँ अपने पास लवण के अंदर जो CO2 है, ये वाली CO2 उसको आप हटा दो। कितनी CO2 है 2, तो बढ़ा दो 2CO2। फिर अपने पास यहाँ CH3 कितने बच गए हैं 2, दोनों CH3 को आपस में जोड़ दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन बन जाएगा अपने पास ये एथेन। एल्केन की बात करी थी अपने एल्केन बनने की, तो वो अपने पास एथेन बन जाता है। उसके बाद में Na कितने बचे हुए 2, जल में H प्लस OH माइनस होता है तो 2 OH जुड़ जाएंगे तो NaOH, और बची हुई क्या है H2 गैस, ये बाहर निकलती है कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि देखें आप स्टूडेंट्स। क्रियाविधि अब देखिए आप कोल्बे विद्युत अपघटन में अपने पास ये सोडियम लवण लिया है अपने, तो सोडियम लवण अपना ये है 2CH3COON। ये इस प्रकार से आयनित होता है। आयनों में अगर इसको तोड़ना चाहें तो अपने इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 2CH3COO माइनस और Na क्या होगा, ये ध्यान देंगे आप। लवण है
तो यहाँ Na हट जाएगा किसके रूप में, प्लस के रूप में, बाकी O पे क्या आ जाएगा अपने पास है माइनस। अब विद्युत अपघटन का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, और जब भी विद्युत धारा की बात आती है तो अपने पास अभिक्रिया दो जगह होती है, एनोड पर और कहां पर है, कैथोड पर। एनोड पर भी अभिक्रिया होती है और कैथोड पर भी स्टूडेंट्स अभिक्रिया होती है, तो आपको कराना पड़ेगा दोनों जगह अपन को। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एनोड पर अभिक्रिया की, एनोड पर अभिक्रिया की। अब ये ध्यान देना स्टूडेंट कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। इसको भी मैं समझाना चाहूं तो आप समझेंगे ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। और ये जो अपना एनोड है, एनोड वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। आपने सेल में देखा होगा, बैटरी में देखा होगा, प्लस माइनस में लिखा हुआ आता है क्या, तो वो जो प्लस है वो एनोड है। तो प्लस की स्पीशीज पे कौन सी स्पीशीज आएगी, नेगेटिव आएगी। तो एनोड पर ऋणावेशित आयन कौन सा आएगा, CH3CO माइनस। तो यहाँ एनोड पर अभिक्रिया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपके सामने। ये एनोड पर ये ऋणावेश क्यों ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि एनोड धनावेशित होता है, उस पर विपरीत आवेशित आयन ऋणावेशित आएगा, और अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। तो अब देखेंगे आप स्टूडेंट, ये माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और एक माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन से होता है, एक माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन से होता है। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास इस प्रकार से बन रहा है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O पर देखिए मुक्त मूलक बना रहा हूं मैं, और प्लस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, तो ऑक्सीजन के पास एक बचा। जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसको मुक्त मूलक के रूप में दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखेंगे आप, ये दो अणु लेंगे, ये भी कितने बनेंगे, दो, और इलेक्ट्रॉन भी कितने चले जाएंगे बाहर है, दो। फिर यहां से बना हुआ मुक्त मूलक जो है, ये जो बना है मुक्त मूलक अपना CH3 C डबल बॉन्ड O मुक्त मूलक के ये दो अणु जो अपने पास। अब मुक्त मूलक जब बन जाता है अपने पास, तो उसके बाद में आपको पता है कि समास विखंडन होता है, और समास विखंडन आप जब इस प्रकार से करवा लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो मुक्त मूलक बन जाएगा यहाँ पर, और मुक्त मूलक बन जाएगा यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए, ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक आपस में बंध बना लेंगे, और ये टूटकर, ये बंध टूटने से अलग हो जाएगा, तो यहाँ CO2 बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड CO2, और यहाँ CH3 दो मुक्त मूलक बन जाएंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CO2, कितने अणु बन जाएंगे, दो। ये इसका समास विखंडन करवाया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो मतलब ये इस टाइप से बन जाएगा CO2, इन दोनों को आपस में आप जोड़ देंगे, एथेन बन जाएगा अपने पास। फिर अपने पास अभिक्रिया होती है कहां पर, कैथोड पर। अब कैथोड पर क्या होगा, फिर अपचयन, और अपचयन का मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। कैथोड पर अपने पास ऋणावेश होता है, तो वहां पे अपने पास जल में उपस्थित H+ जो आयन है वो चले जाते हैं, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से बाहर निकले हैं उनको आप जोड़ेंगे, तो फिर अपने पास कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, H2 गैस। बाकी बच गया पार्ट Na, आपस में Na+ जो है वो OH- के साथ जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा NaOH। ये अपने पास है कोलबी विद्युत अपघटन की क्रिया विधि। इसमें एनोड पर अभिक्रिया होती है, कहां पर होती है, कैथोड पर। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति, अर्थात नाम से पता चल रहा है कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। और अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने के लिए स्टूडेंट आपको पता है H+ आयन का त्यागना जरूरी है। और हम ये भी जानते हैं कि हर एक जो अम्ल है वो दो प्रकार का हो सकता है, मतलब कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो यौगिक है वो दो प्रकार की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है, दुर्बल अम्लीय और प्रबल अम्लीय। अगर H+ त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है तो वह प्रबल अम्ल होगा, अगर H+ त्यागने की प्रवृत्ति कम है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, दुर्बल अम्लीय प्रकृति होगी। ये पीछे की क्लास में हम स्टूडेंट जो अपने टॉपिक लिखा था एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, उसके नाम से अपने वीडियो डाल रखा है, उसमें ये पूरी चीजें बता रखी है आपको कि एल्कोहल एक दुर्बल अम्ल है। एल्कोहल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों है वो सारी चीजें आपको बता रखी है। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल नहीं होता, वो एक प्रबल अम्ल है।
क्यों है? क्योंकि ये H प्लस आयन आसानी से त्याग देता है। क्यों त्याग देता है उसके लिए आप देखिए, R C डबल बॉन्ड O OH, ये अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसमें आपको पहले बताया गया है कि दो समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है और कार्बोनिल समूह है। ये बात भी बता दी कि ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो अनुनाद में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ये बात आपको बताई गई है, तो इसका अनुनाद आप इस प्रकार से करवाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन हिल जाएंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो क्या चेंजमेंट होगा, R का R रहेगा, C डबल बॉन्ड की जगह सिंगल हो जाएगा, O पे ऋणावेश आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH ऑक्सीजन ने लोन पे दे दिए हैं इसलिए चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का। तो ऑक्सीजन में सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन लोन पेयर, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है अनुनाद में भाग लेने के कारण ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, इसलिए यह अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उतना ही जल्दी H प्लस को त्यागता हुआ अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या करता है, पूरा करता है, जिसके कारण से अपने पास RCO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस बन जाता है। H प्लस हटा देंगे, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो RC डबल बॉन्ड O माइनस, इसको अपने इस टाइप से लिख सकते हैं, या RCOO माइनस, जिसे कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। जिस प्रकार से स्टूडेंट एल्कोहल H प्लस त्यागने के बाद में एल्कोक्साइड आयन बनाता है, फिनोल फिनोक्साइड आयन बनाता है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, उसमें खुद में भी अनुनाद पाया जाता है, उसमें खुद में भी अनुनाद पाया जाता है। अगर आप इसके अनुनादी संरचना बनाना चाहो तो बन सकती है, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर समान स्पीशीज बनेगी, क्या RC डबल बॉन्ड O और O क्या माइनस, इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर बन जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित क्यों करता है और प्रबल अम्ल क्यों है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सीजन है अनुनाद में भाग लेने के कारण से H प्लस जल्दी से जल्दी त्याग देगा, इस कारण से उसकी अम्लीय प्रकृति अधिक होती है। यहाँ देखें स्टूडेंट नोट लगा की बात लिखी है, सारी चीजें आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही, मैं क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बता दिया है। कार्बोक्सिलिक का वहां पर उदाहरण भी करवाया था कि निम्नलिखित यौगिकों को अम्लीय प्रकृति के बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अम्लीयता के बारे में बताया था मैंने आपको, अम्लीय प्रकृति समानुपाती माइनस आई प्रभाव, व्युत्क्रमणुपाती प्लस आई प्रभाव, वो सारी चीजें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। Ka का मान जितना अधिक तथा pKa का मान जितना कम होता है, अम्ल की अम्लीयता उतनी ही अधिक होती है। जैसे मान लो कि आपको इस प्रकार से दे दे कोई A और B दो यौगिक देते हुए कि A के Ka का मान 4.3 है और B का Ka का मान है 2.3 है, तो उस कंडीशन में अम्लीय प्रकृति किसकी अधिक होगी, तो जिसके Ka का मान ज्यादा होता है उसकी अम्लीय प्रकृति भी अधिक होती है। Ka का मतलब है अम्ल का वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। pKa का मतलब है माइनस log Ka, तो इसका मान जितना अधिक तो इसका मान उतना ही कम होना चाहिए, तब जाके उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी, अधिक होगी। तो ये Ka के मान के आधार पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि क्लोरो एसिटिक अम्ल के Ka का मान एसिटिक अम्ल से अधिक होता है, तो Ka का मान अधिक है, इसका मतलब उसकी अम्लीय प्रकृति भी क्या है, अधिक है। और अम्लीय प्रकृति अधिक क्यों है, क्योंकि क्लोरो एसिटिक अम्ल में क्लोरीन समूह उपस्थित है, वो क्लोरीन समूह है माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, और हम जानते हैं कि माइनस आई प्रभाव है अम्लीय प्रकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अम्लीय प्रकृति की क्रम की बात कर रहे हैं, अम्लीय प्रकृति की कंपैरिजन तुलना करवाना चाहते हैं। पीछे एल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में हम बता के आ चुके हैं कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति एल्कोहल की तुलना में अधिक होती है, बता के आए हैं, ये समझ में आई आपको अच्छे तरीके से। बाई चांस नहीं समझ में आई है तो फिर अपना वो अम्लीय प्रकृति वाला टॉपिक देख लेंगे आप, फिनोल के टॉपिक में वीडियो आपको बना के दे रखा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनोल और एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल और फिनोल में किसकी ज्यादा है, फिनोल की है। क्यों है, उसके कारण बता के आए थे अपन कि फिनोल में अनुनाद पाया जाता है और फिनोल से बनने वाले फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व है अधिक होता है, इसलिए। तो एल्कोहल और फिनोल में ज्यादा किसकी है, फिनोल की। फिनोल से भी ज्यादा है किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अगर बात करें अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की तो किसकी ज्यादा होगी,
कार्बोक्सिलिक अम्ल की। क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण से आसानी से ये H+ आयन त्याग देता है, जबकि एल्कोहल में अनुनाद नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल की तुलना करो, अनुनाद तो फिनोल में भी है और अनुनाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी है, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल की ज्यादा क्यों है? तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति फिनोल से अधिक क्यों होती है, जबकि दोनों में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। यहाँ अनुनाद का फैक्टर लिखेंगे तो गलत होगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ त्यागने के बाद में कौन सा आयन बनाता है? कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। ये लिखा हुआ R(C) जो पहले ऊपर लिखा है वो यहाँ लिखा है कार्बोक्सिलेट आयन। जबकि फिनोल H+ आयन त्यागने के बाद में कौन सा आयन बनाता है? फिनोक्साइड आयन। ये लिखा हुआ आपके सामने फिनोक्साइड आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना है। ये इधर चला गया, ये ऊपर जाके आपको दिखा रखा है, ठीक है। अनुनादी संरचना ऊपर बनाई है वो, ये सेम टू सेम इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना 5 बनती है, जो पीछे बना के आ चुकी है, फिर भी बना के दिखाई मैंने आपको। यहाँ ये यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, फिर ये डिलोक्लाइज होगा, आगे चला जाएगा, फिर चलता जाएगा अपने पास में अनुनादी संरचना है। आपके सामने है फिनोक्साइड आयन और कार्बोक्सिलिक आयन, दोनों में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति ज्यादा क्यों हो गई, उसको समझने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ त्यागने के बाद बने कार्बोक्सिलेट आयन की दोनों अनुनादी संरचनाएं समान है। दोनों अनुनादी संरचनाएं समान है, अर्थात यह सममित है, ये अधिक स्थायी है। जबकि यहां अपने पास फिनोक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचना है वो अधिक स्थायी नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप इनकी अनुनादी संरचना देखते हुए ये देखो कि यहाँ ऋणावेश कार्बन पर, यहाँ पर भी ऋणावेश कार्बन पर, और यहाँ पर भी ऋणावेश कहाँ है? कार्बन पे, जबकि यहाँ पे अधिक विद्युत ऋण तत्व ऑक्सीजन भी तो उपस्थित है। इस हिसाब से ऑक्सीजन पे ऋणावेश आना चाहिए, तब बात सही होती है। तो यहाँ देखोगे ना इसके अंदर कार्बोक्सिलेट आयन में तो ऋणावेश ऑक्सीजन पर ही है। तो कार्बोक्सिलेट आयन में अधिक विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, इसलिए इसका स्थायित्व अधिक है। आसानी से विस्थानिगत हो सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है, अनुनाद इसमें आसानी से हो सकता है, जबकि यह अस्थायी है इसकी तुलना में। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणावेश है वो कम स्थायी कार्बन पर उपस्थित है। यही कारण होता है कि समान सममित संरचनाओं के कारण कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होता है और इसी कारण से इसकी अम्लीय प्रकृति अधिक होती है। तो ये स्टूडेंट आपके सामने है, सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति किस प्रकार से होती है। क्वेश्चन उदाहरण दे देंगे, आपको बोलेंगे बढ़ते हैं घटते क्रम में व्यवस्थित करो, तो आपको करना है के के आधार पर पूछे तो के के आधार पर, पीके के आधार पर पूछे तो पीके के आधार पर। के और पीके की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में से क्वेश्चन आते हैं, और नीट जेडब्ल्यू के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि दोनों में ज्यादा किसकी है तो क्यों है। थैंक यू स्टूडेंट्स।